हेलो साथियों, सुयान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो है हम लोग वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर चल रहे थे, यानी कि तरंग एवं दोलन के अंदर। तो तरंग एवं दोलन वाला जो हमारा टॉपिक जो बुक्स है उसके अंदर हमने करीब 50% से ज़्यादा कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया। 50% क्या मान लीजिए आप, तो लगभग 60% का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो हम इसके आगे पढ़ने वाले थे कि वेव मोशन हमारा चल रहा था पिछले वीडियो में, तो वेव मोशन के अंदर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक कौन सा हमारा? वेव मोशन यानी कि तरंग गति। ठीक है, वेव मोशन यानी कि तरंग गति। ठीक है, तो तरंग गति वाला जो है हमारा टॉपिक चल रहा है। उस तरंग गति के अंदर अभी तक हमने जो है वेव की इक्वेशन देख ली थी, वेलोसिटी क्या होती है वेव की वो देख ली थी। फिर उसके एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, यानी कि एक कसी हुई डोरी है, उसको खींच के जब छोड़ते हैं तो वेलोसिटी क्या आती है, √T/m आती है। देन उसके बाद में हमने देखा कि जब सॉलिड कोई मान लीजिए है, ठोस है, ठोस कोई रोड है, उसके अंदर जब है अपने वेव की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, तो √Y/ρ होती है। फिर हमने देखा जो हमारे पास लिक्विड है ना, लिक्विड या फिर मान लीजिए फ्लूइड जिसको बोलेंगे, फ्लूइड का मतलब जिसमें लिक्विड भी आ गया और गैसेज भी आ गई, उसके अंदर मान लीजिए कोई वेव जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या होगी, √K/ρ होगी। फिर K को हमने देखा कि समतापी प्रक्रम है तो K जो है वो P में कन्वर्ट हो जाता है, तो P/ρ हो गया रूट में। और फिर हम अगर रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो क्या होता है उसके अंदर जो आपका K है वो γ-P हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में हमने देखा था कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करी थी, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, तो जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ते हैं तब क्या है, हम वहाँ पे मास की बात करते हैं। ठीक है, तो मास जो है यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाता है, वो इसमें रो से रिप्लेस हो जाता है। रो मतलब डेंसिटी, क्योंकि हम जब वेव की बात करेंगे तो वहाँ मास नहीं, वहाँ डेंसिटी लेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देख ली थी, इंटेंसिटी वगैरह, तो सारे फॉर्मूले वगैरह हमने उस पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, अब जो हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है, जो ये जो मैं आज अभी लिखवाने वाला हूँ फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा न्यूमेरिकल, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वो क्या है कि जब मान लीजिए कोई वेव है वो किसी लिक्विड सरफेस पे मूव हो रही है, ठीक है, पानी के ऊपर मान लीजिए कोई वेव चल रही है, तो क्या होगा, पानी पे जब इस तरह से वेव चलती है इस तरह से, तो क्या होगा कि एक तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और एक सरफेस टेंशन। ठीक है, तो लिक्विड है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा सरफेस टेंशन होगा। दूसरा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे होकर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड, ये दोनों फील्ड लगते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो इन पे इफेक्ट करती है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो जो कैसे करती है, क्या करती है, उसके न्यूमेरिकल पूरे पोर्शन पे मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, फाइनल इसका वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो इसका नाम जो अगर आप देखें तो इसका नाम होगा द्रव सतह पर तरंगे, द्रव सतह पर तरंगे। ठीक है, द्रव सतह पर तरंगे, और इन्हें गुरुत्व तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व तरंगे। और या इनको क्या कहते हैं, उर्मिका की बोलते हैं। क्या लिखते हैं, उर्मिका, उर्मिका। और इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगी अपने पास ये वेव ऑन लिक्विड सरफेस, वेव ऑन लिक्विड सरफेस। ठीक है, गुरुत्व तरंगों को बोलेंगे ग्रेविटी वेव, और उर्मिकाओं को बोलते हैं रिपल। ठीक है, उर्मिकाओं को क्या बोलते हैं, रिपल से ये उर्मिकाओं को बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही। अगर मान लीजिए ग्रेविटी वेव आता है, उर्मिकाएं आती है, वेव ऑन जो आपके लिक्विड सरफेस आता है, तो इन सबका जो है एक ही फॉर्मूला बनता है। और वो फॉर्मूला क्या बनता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, किन किन पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे और इस पे। ठीक है, तो V = रूट। ठीक है, V = रूट। अब पहले जो लिख रहा हूँ किसकी वजह से लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ ग्रेविटी की वजह से, कि ग्रेविटी की वजह से जो है वो क्या इक्वेशन बनती है, वो बनती है λg/2π। ठीक है, प्लस दूसरा किस वजह से होगा, दूसरा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πT/λ और ρ, 2πT/λ और ρ। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके पास जो है इक्वेशन बनेगी। पहला जो पोर्शन है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है λg/2π। ठीक है, ये जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन आपके पास आ रहा है ये वाला λ ρ वाला, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास ड्यू टू सरफेस टेंशन।
ठीक है। सरफेस टेंशन और जो ग्रेविटी है उनकी वजह से हमारे पास दोनों इक्वेशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए अब क्या होगा कि अगर मैं इसमें देखूँ तो दोनों ही केस में अगर मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना चाहूँगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये मान लीजिए v और लेमदा में मैं ग्राफ बनाता हूँ, किसमें बनाता हूँ, v और लेमदा में ग्राफ, ठीक है। तो देखिए जब लेमदा की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब डोमिनेट कौन करेगा, ये डोमिनेट करेगा। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए पॉइंट में, तो किसी भी चीज़ का अगर आप पॉइंट का किसी चीज़ में डिवाइड करते हो वो चीज़ क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए लेमदा इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। मैं समझिए आप चीज़ को कि लेमदा टेंडिंग टू 0 है, लेमदा टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये तो कितना हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लेमदा की वैल्यू टेंडिंग टू 0 तो ये वाला जो चीज़ है क्या मिलेगी, वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, लेमदा इनफाइनाइट धीरे धीरे लेमदा की वैल्यू क्या होगी, कम होते आपको क्या मिलेगी, वापस ऐसे बढ़ेगी वेलोसिटी की, देख सकते हैं आप। क्योंकि अब जब लेमदा की एक वैल्यू के बाद फिर क्या होगा, ये डोमिनेट करने लग जाएगा और ये क्या होगा, धीरे धीरे आप जब लेमदा की हायर वैल्यू में जाओगे तो हायर वैल्यू में ये वैल्यू देगा ज़्यादा और ये वैल्यू क्या देगा, कम, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ, जब ये लेते हैं तो ये किस में होगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और अगर लेमदा टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेते हैं, जब लेमदा इनफाइनाइट लेंगे तो ये कितना होगा, 0 और ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब भी v क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 0 पे भी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट। तो कैसे बना, इस तरह से कि आपके जो है सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल वाला जो केस है उस तरह का आपके पास क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, इसे बोलते हैं लेमदा सी। इसे क्या बोलते हैं, लेमदा सी, यानी कि क्रिटिकल यानी कि क्रांतिक लेमदा। इस पर क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इस पर क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको, देखें ये वाली वैल्यू मैं निकाल के बताता हूँ क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कितनी आती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसी से आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, ये मुझे लेमदा क्रिटिकल जो है वो फाइंड आउट करना है, तो लेमदा क्रिटिकल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेमदा क्रिटिकल पे क्या होगा कि लेमदा सी जी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू हो गया लेमदा पाई टी अपॉन लेमदा, ठीक है। ये लेमदा क्रिटिकल क्या है, लेमदा क्रिटिकल है, या लेमदा इक्वल टू लेमदा क्रिटिकल का मतलब क्या है, लेमदा इक्वल टू लेमदा क्रिटिकल, इसका मतलब है कि जो v है वो क्या रहेगा, न्यूनतम, v क्या रहेगा, उस पर न्यूनतम रहेगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगी, ये फाइनल में लिख देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे पूरा तो इधर 2 पाई को ले जाओगे, इधर लेमदा लाओगे तो लेमदा स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट करोगे तो ये मिलेगा आपको 2 पाई, ठीक है। इधर आएगा रूट और ये लेमदा सी इधर आया, रो अपॉन टी है तो जी जाएगा डिवाइड में, तो टी अपॉन जी रो, ये आपको इक्वेशन फाइनल मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है, क्रिटिकल लेमदा। क्रिटिकल लेमदा मतलब जहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी, इसकी न्यूनतम है, यानी कि वेलोसिटी जो रहेगी वो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब ये v का मान कितना होगा, जब आप ये लेमदा सी इस वाली वैल्यू में रखते हैं, यानी कि लेमदा की जगह रखते हैं, तो v कितना आता है वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो v कितना आएगा, तो जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, जैसे आप रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से अगर मैं रखता हूँ लेमदा की जगह ये वैल्यू, तो जी से जी क्या होगा, कैंसिल आउट, ऊपर कितना आएगी वैल्यू टी में, और 2 पाई रो, इधर भी क्या मिलेगा, यहाँ वैल्यू रखोगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टी से टी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सारी इक्वेशन को जब आप टोटल मिला के सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिलेगी 4t अपॉन, फाइनल लिख रहा हूँ मैं, 2 वैल्यू मिल सकती है। अगर जी में कन्वर्ट करोगे तो टी में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 4t जी अपॉन और रो टू द पावर 1/4, या फिर अगर आपको मान लो पूरी इक्वेशन को जी में कन्वर्ट करना है तो क्या मिलेगा, लेमदा क्रिटिकल जी अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो मेनली आपको जो फॉर्मूला याद रखना वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना। आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला पूछेंगे कौन सा पूछेंगे, ये वाला पूछेंगे। ये तो अगर मान लीजिए आगे स्टेप 1 जाके पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, ठीक है। क्या लाओ, ठीक है, करवा दूंगा मैं ना। अभी अर्जेंट तो नहीं मांगा, अर्जेंट तो नहीं मांगा ना, ठीक। तो कुल मिला के जो है हमारे पास द्रव सतह पर तरंगे, गुरुत्व तरंगे जो है वो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है और दिमाग क्या लगाना है। देखिए मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इसका मतलब क्या है
ये तो कांस्टेंट है, ये जी क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सिमिलरली ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है भाई, 2 पाई अपॉन लेमदा तो आता ही है, अब इसमें ऊपर आ रहा है इसमें नीचे आ रहा है, बस वो दिमाग में रखना आपको, और कुछ ज़्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्या कनेक्ट करते हुए पढ़ो, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको रटने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इसका मतलब डायमेंशन देख लूँ कि आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, इस बार आप मान के चलिए। ठीक है, चलिए ये वो लॉलीपॉप चीज़ें हैं जो आपको 2 नंबर फॉरवर्ड के दिलाएंगे, है ना। और बीएससी वाली जो आपका पोर्शन है ना, उसमें आपको फॉरवर्ड के नंबर दिलाने वाले टॉपिक बहुत सारे हैं। हर एक किताब के अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, और वेव एनालिसिस में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बनाने के उसमें नहीं रहते हैं वो, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो 11th-12th पे से बनाते हैं वेव ऑसिलेशन का, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का वही। बाकी जो है इसके अंदर कोई फॉर्मूला बनाने का इसका टेंडेंसी एग्जामिनर की नहीं रहती, डायरेक्ट वो उसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, और वो है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्यों है, यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 101% मिलेगा। क्या है, 101% मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी पेपर को उठा के देखिए, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में से आपको एक क्वेश्चन मिला ही मिला है। हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, कला वेग व समूह वेग, यानी कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी पार्टिकल्स को वेव की तरह डिनोट करते हैं, है ना, तो वेव क्या है, पूरी स्पेस में वो फैली होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है। जबकि पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक छोटे से स्पेस में होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको वेव को जो है वो क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं। अध्यारोपित करके एक अगर छोटे से स्पेस में वो मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, जिसमें वेव भी रहता है और पार्टिकल भी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फोटोन बोल देते हैं ना। वही चीज़ यहाँ की फोटोन के लिए क्या होता है, जब फेज वेलोसिटी का मतलब इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या, जब अध्यारोपण करके बहुत सारी वेव जो है उनका अध्यारोपण करके जब उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो है वेव की, किसकी, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की वेलोसिटी, और ये है पार्टिकल की वेलोसिटी। एक तरह से इसको ऐसे समझा जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स के अगर हम कंसेप्ट में जाएं तब। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी जो वेव है उस वेव की इक्वेशन क्या होती है, तो वो हमने पढ़ रखी है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। 1 डायमेंशन वेव की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, देखिए मैं कहीं एक्स नोट लिख रहा हूँ, कहीं कुछ लिख रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नोटेशन है लिखने का। मतलब क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें कि ये जो जब कोई भी जो वेव होती है ना, तो वेव के अंदर ये जो चीज़ होती है, ये साइन के बाद में ये क्या होती है, हमारे साथ कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास साइन का जो ये बन रहा है ओमेगा टी माइनस एक्स, ये क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल वेव के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा आप जानते हैं क्या होता है, अच्छा मैं लिख देता हूँ, ओमेगा क्या होता है 2π/t, के क्या होता है 2π/λ। ठीक है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंग संचरण नियतांक और कोणीय आवृत्ति। ठीक है, टी टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल हो गया, लेमदा है आपका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य हो गई। ठीक है, अब यहाँ से चलिए, तो इसका मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे पास कि ओमेगा डी टी माइनस के डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, क्या मिला, ओमेगा अपॉन के। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी पी, यानी कि फेज वेलोसिटी। ये क्या है मेरे पास, फेज वेलोसिटी। क्या मिली हमारे पास, फेज वेलोसिटी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी अगर आप वेव दे रखी है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसमें ओमेगा अपॉन के फाइंड आउट करोगे, जैसे ही ओमेगा अपॉन के फाइंड आउट करोगे वो क्या हो जाएगी, आपकी फेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो ये है कि वी जी, जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होती है
जब वेव को हम बहुत सारी वेव को एक दूसरे पे हजारों पे यानी कि सुपर इम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करने के बाद वो जो ग्रुप है वेव का, वो ग्रुप पूरा का पूरा अध्यारोपित होने के बाद जो उसकी रिजल्टेंट है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है ये इस तरह से कि डी ओमेगा अपॉन डी के। क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी के अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, मेरी ग्रुप वेलोसिटी होगी। हालांकि इसको फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन है छोटा सा, लेकिन वो नहीं कर रहा, आपको सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, वीपी क्या है ये और आपके पास वीपी क्या है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, बड़ा सिंपल सा है ना। ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रख लोगे तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको जो है 100% मिलने ही मिलने वाला। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों में आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होगा। चलिए जो वीपी है मैं यहाँ रख देता हूँ, वो क्या था, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो वीपी ओमेगा अपॉन के है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीपी इंटू के, ठीक है। अब ये जो है ओमेगा मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ओमेगा यहाँ रखूँगा इस वाले में, तो वी जी इक्वल टू डी अपॉन डी के, और ये आ जाएगा वीपी के, ठीक है। तो वी जी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, वीपी प्लस, ठीक है, यहाँ से जाइए के साथ डिफरेंशिएट हुआ तो वीपी बना। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो के आपके कॉमन आ गया और डी वीपी अपॉन डी के, ठीक है। ये क्या बनी, इसकी इक्वेशन बनी, इसमें रिलेशन आ गया। अब क्योंकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल जो के होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमदा। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 2 पाई अपॉन लेमदा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी के, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पाई अपॉन लेमदा स्क्वायर और डी लेमदा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी जी इज इक्वल टू पी माइनस, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, ये कितना आएगा के 2 पाई लेमदा, तो के कितना आया 2 पाई अपॉन लेमदा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में ऐसे कर लेते हैं डी वी पी, डी की जगह आप क्या रखोगे, ये पूरी की पूरी टर्म, तो क्या आएगा डी की जगह माइनस, तो मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो 2 पाई अपॉन लेमदा स्क्वायर और डी लेमदा, ये लेमदा ऊपर चल जाएगा तो वी पी माइनस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक लेमदा से एक लेमदा कैंसिल, तो एक लेमदा बचेगा ऊपर, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, डी वी पी अपॉन डी लेमदा, बन गई इक्वेशन। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जो आपका डिस्पर्सन होता है ना, डिस्पर्सन का मतलब परिक्षेपण, है ना। तो जो परिक्षेपण होता है वो परिक्षेपण जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, वो इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये वो कंसेप्ट है जो 99% लोगों को नहीं पता, ठीक है। 99% लोगों को क्या है, ये कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल क्या है ना, इसका एग्जाम्पल सुनना। ये एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ ये 99% जो फिजिक्स पढ़ के चाहे कोरियल लेक्चर बन गए हो और चाहे मान लीजिए वो कितने ही बड़े साइंटिस्ट बन गए हो, मैक्सिमम लोगों को जो है यहाँ से बस ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस परिक्षेपण और नॉन जो परिक्षेपण है या परिक्षेपण नहीं है उसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता है, वो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऑप्टिक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको अभी जो अपने वाइट लाइट आती है यानी कि श्वेत प्रकाश आता है, तो उसमें हम क्या मानते हैं, उस श्वेत प्रकाश के अंदर सातों के सातों कलर जो है वो मिक्सचर में है, ठीक है। सातों के सातों कलर क्या है, मिक्सचर में। तो मिक्सचर में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों क्या है उसकी इक्वल है, वो एक साथ मूव कर रहे हैं। तो सातों कलर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है, जो विबग्योर कहते हैं ना, बेनी यहाँ पिनाला, हिंदी में कहेंगे तो बेनी यहाँ पिनाला, और अगर हम उसमें इंग्लिश में जाएंगे तो क्या कहेंगे, विबग्योर, ठीक है। नीले कलर से लेके और रेड तक जो होता है उस कलर की बात में कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सातों कलर जब एक साथ मिक्स है तो क्या दिया उन्होंने, व्हाइट कलर दिया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आप प्रिज्म लेते हैं तो प्रिज्म के सब सामने रखते तो क्या होता है, सातों कलर जो है आपको डिस्पर्स होते हुए दिख जाते हैं। क्यों, इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी लेमदा क्या है सबकी अलग अलग, दिमाग में रखना, उनकी लेमदा क्या है सबकी अलग अलग है। तो लेमदा जब अलग अलग है वेव की, है ना, तो हर कलर की लेमदा क्या अलग अलग है। जब लेमदा सब पूरे कलर की अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वेलोसिटी आती है, ये तो समझ सेम थी, लेकिन यहाँ से जब ये वाली चीज़ आती है ना, तो उसमें क्या ये माइनस होता है, तो हर एक के लिए ग्रुप वेलोसिटी अलग अलग निकल जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ गया, तो कुछ आगे पीछे वेव्स क्या होगी, आगे पीछे हो गए, आगे पीछे हो गए, तो इसका मतलब जो मिक्सचर था वो मिक्सचर क्या हुआ,
भाई जो पहले सातों कलर का मिक्सचर एक साथ चल रहा था, इस वजह से वाइट दिख रहा था, अब वो क्या हो गए, अलग अलग एंगल पर डिस्पर्स हो गए, वो भी एक वो होगा रीजन। और दूसरा क्या हुआ, उस मीडियम से निकलने पर उसने क्या किया, सातों कलर को अलग अलग कर दिया। वो अलग अलग किस वजह से कर दिया, इस इक्वेशन की वजह से कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी जिसमें, है ना, जिसके अंदर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं है ना, जिसमें फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल नहीं है, उसे डिस्पर्सिव मीडियम हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है मैं आपको 2-3 इक्वेशन, एक ग्राफ बना के और उसको लिख देता हूँ। ये दिमाग में रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ये कहता हूँ कि ये 99% लोग नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप अक्सर ये चीज़ें वो भूल जाओगे, यार रख दो भाई, ठीक है, अक्सर ये चीज़ भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे, तो आप देखिए इस तरह से, ओमेगा और के में रिलेशन अपन बना रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा और के जब बराबर है, मान लीजिए इस तरह से, तो ये इक्वेशन ये बनेगी। जब उनमें एक लीनियर मतलब कि वो रिलेशन है, तो क्या होगा, लीनियर रिलेशन के लिए इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगला कि अगर लीनियर रिलेशन नहीं है और इस तरह से है, ठीक है, कि के की वैल्यू के लिए ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। और के की वैल्यू के लिए अगर मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू कम आ रही है, तो इस तरह से आपके ये 2-3-4 चीज़, इस तरह के 3 ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पहला वाला जो केस होगा ये, इस वाले केस में क्या होगा, Vg इज इक्वल टू क्या होगा, Vp होगा। इस वाले केस में क्या होगा, Vg इक्वल टू Vp होगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अगर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा है के से, ठीक है, ये तो मान लीजिए कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, कौन सा मीडियम होगा, ये दूसरा वाला, इसमें Vg जो है वो ग्रेटर देन होगा Vp से। और ये वाला जो केस है इसमें Vg लेस देन होगा Vp, ठीक है। 3 केस है हमारे पास, है ना। इसको 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। ये 1 हो गया, और ये हमारा सेकंड केस है, और ये हमारा थर्ड केस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट केस की बात करता हूँ जहाँ पे Vg इक्वल टू Vp है, ठीक है। Vg इक्वल टू Vp यानी कि हमारा वाइट जो लाइट है वो वाली बात है। जब Vg इक्वल टू Vp है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से देखो, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास डी Vp अपॉन डी लेमदा, ये कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फेज वेलोसिटी है वो लेमदा पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। फेज वेलोसिटी क्या है, लेमदा पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरह के जो अपने मीडियम होता है, ये एक नॉर्मल मीडियम है, इसमें क्या होता है, परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन नहीं होगा। परिक्षेपण इंग्लिश में कहेंगे तो डिस्पर्सन, ठीक है। क्या है, परिक्षेपण, परिक्षेपण का मतलब है डिस्पर्सन। तो इस वाले चीज़ के अंदर क्या होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, यानी कि परिक्षेपण नहीं होगा। और परिक्षेपण का मतलब क्या है, परिक्षेपण का मतलब है जो व्हाइट लाइट, दिमाग में वो व्हाइट लाइट है वो क्या होती है, 7 कलरों में डिवाइड हो जाना। अगर डिवाइड होती है तो परिक्षेपण है, डिवाइड नहीं होती तो नहीं है। तो इसका मतलब वायु जो है वो क्या है, इसी तरह का मीडियम है। तो वायु में क्या होता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। निर्वात में फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा केस देखिए, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारे पास है कि Vg इज लेस देन Vp, यानी कि वेव क्या हो गई, आगे पीछे हो गई, ठीक है। वेव क्या हो गई, आगे पीछे हो गई। अब ये कब हो सकता है, Vg जो है वो, सॉरी Vp जो है वो बड़ा होना चाहिए। Vp बड़ा कब होगा, जब ये किस में आएगा, भाई माइनस साइन है, क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव आते क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो इस वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले केस के अंदर कि डी Vp अपॉन डी लेमदा, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनते ही क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, इधर जाएगा Vg बड़ा होना चाहिए ना, हाँ बड़े में से माइनस जाएगा, सॉरी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। भाई क्या होना चाहिए, Vg जो है वो छोटा होना चाहिए। तो Vg छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा तभी तो ये छोटा रहेगा, इसके इक्वल आ सकती है इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य परिक्षेपण, ठीक है। ये क्या है, सामान्य परिक्षेपण। परिक्षेपण का मतलब वही, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्पर्सन, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, फ्रेम में आ रहा। तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल परिक्षेपण। नॉर्मल परिक्षेपण का मतलब क्या है, वही 7 कलर में डिवाइड हो जाना, उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल परिक्षेपण। ठीक है, और जिस मीडियम में ये चीज़ होगी, जिस मीडियम में ये होगी उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम, यानी कि परिक्षेपित माध्यम। क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम, यानी कि डिस्पर्सिव मीडियम जो है वो उसे कहेंगे, है ना। प्रिज्म क्या होता है, डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, 12वीं क्लास में जब आपने प्रैक्टिस किया होगा प्रिज्म से, तो वो आप वहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे ना, तो वो क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है वहाँ पे, परिक्षेपण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ होती है। ठीक है, जो फेज वेलोसिटी है वो क्या है, जब उस मीडियम में से निकलता है तो वो उसकी लेमदा यानी कि इस पर डिपेंड करती है। तो जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंटरव्यू के लिए भी सही है ना, जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई लाइट है वो एक प्रिज्म से निकलती है, मीडियम में से निकलती है, तो आगे पीछे हो जाती है ना, उसमें क्या होता है, जो है 7 कलर में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्या रीज़न है, तो रीज़न क्या है, क्योंकि वो मीडियम क्या होता है, डिस्पर्सिव होता है, उसकी जो वेव होती है, उन वेव की वेलोसिटी जो है वो लेमदा पे डिपेंड करती है, लेमदा पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हो गया, उस मीडियम से निकलते टाइम वो क्या होगी, आगे पीछे हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है, वो 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अगला जो केस है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जिसमें क्या होगा, Vg ग्रेटर देन होगा Vp से, तो इसका मतलब डेल वी डी वी पी अपॉन डी लेमदा, ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं असामान्य परिक्षेपण। ठीक है, अब नॉर्मल अनॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन, है ना। एक हो जाएगा असामान्य परिक्षेपण। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा अनॉर्मल डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप दिमाग में रखनी है। हमारे केस में नॉर्मली क्या होता है, यही वाला केस होता है जिसमें ग्रुप वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, नॉर्मली कम होती है फेज वेलोसिटी से, जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गई यहाँ से चीज़। ये जो चीज़ें हैं ये दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हो सकता है कि 2 ही पड़ जाए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, मतलब न्यूमेरिकल तो आपको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का आना ही आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीज़ें फिर से हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, मैं देख लेता हूँ इसका क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो, क्योंकि मैं इतनी बार कह रहा हूँ कि इसका आना ही आना है, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। बड़ा सिंपल सा होता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना आना चाहिए उस क्वेश्चन को, और नहीं है तो बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन की। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है कोई, मैं खुद ही बना देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया है ना। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वी जी एन। अगर क्या क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वी जी एंड वी पी। वी पी और वी जी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वी पी क्या होगा, वी पी इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के, तो कितना आ गया, सी के आ गया। ठीक है, अगला जाए वी पी क्या हो, वी जी क्या होगा, तो वी जी होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सी कांस्टेंट है। अच्छा, पहले इसका कर लीजिए, 2 भी है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, सी आ जाएगा, और के ये मिलेगा। सी के इक्वल टू कितना है, वी पी के इक्वल है, तो वी जी इक्वल टू 2 वी पी, ये आंसर आ गया। बस इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, और फिर भी हम इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, फिर भी क्या होगा, नॉर्मली हम इसको छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एक, क्योंकि होता क्या है, समस्या ये है कि कोर्स इतना वाइड है हमारा, इतना ज़्यादा है कि हम इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखें यार, ये तो थोड़ा अजीब सा, बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि हम इससे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी से जो है इतने फेमिलियर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत हार्ड सा क्वेश्चन होगा ना, तो भी आप उसको करने की कोशिश करोगे। क्यों यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में पढ़ते आना ही चाहिए ना, ऐसी चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप जो चीज़ पढ़ के जाओ वो आपको आनी चाहिए। ऐसी गलतियाँ अक्सर करते हैं, है ना, मेरे साथ बहुत हुई है ऐसी गलतियाँ, है ना। मैं गलतियाँ ऐसी बहुत करता हूँ कि अगर मैं इतना पढ़ के गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे तो करना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन में अटका रहता हूँ। उसकी वजह से मैं अगले 5 क्वेश्चन जो कर सकता हूँ वो एक क्वेश्चन में लगा देता हूँ, फिर भी हो सकता है कि आंसर नहीं निकले। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, यही अगर आप नेट का पेपर दे रहे हैं तब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नेट के पेपर में आपको करीब करीब कितने क्वेश्चन करने हैं,
20-25 क्वेश्चन कर दोगे तो भी 80 नंबर आ जाते हैं, है ना। तो 20-25 क्वेश्चन 3 घंटे में करते हो ना, तो वहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो कि नहीं यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, तो ये तो मेरा बेस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो ये तो मुझे करना ही करना है, ठीक है, वहाँ वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं ना, वहाँ ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही चाहिए, और वो हार्ड सा क्वेश्चन किसी ने दे दिया उठा के, तो नहीं निकाल पाओ तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। पर ऐसे इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है इसके अंदर ये करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है चीज़ें। अब क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, वेव के बारे में सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। अब वेव का जो है वो आता है सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण, है ना। तो अध्यारोपण वाला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम ऑप्टिक्स में लेंगे, सारा का सारा किस में लेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर। जिसके अंदर देखो अध्यारोपण जब होता है वेव्स का, सुपरपोजिशन होता है ना। तो सुपरपोजिशन होता है वेव का, उसके अंदर क्या होता है, सुपरपोजिशन होने की वजह से किस तरह से सुपरपोजिशन आप कर रहे हो उस पर तीन चार तरह की चीज़ें जो है उस पर कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट आता है वो होता है इंटरफेरेंस का, यानी कि पहला कंसेप्ट कौन सा आता है, इंटरफेरेंस, ठीक है। अध्यारोपण को अगर कहें, ये क्या कहेंगे इसको, अध्यारोपण, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ व्यक्तीकरण, ये क्या होगा, व्यक्तीकरण। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डिफ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। व्यतिकरण और विवर्तन जो है कंप्लीटली हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में, और बहुत वाइडली पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा वाइडली हम पढ़ेंगे, और इसमें जो ढेरों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ये व्यतिकरण और जो आपके पास विवर्तन है, ये दोनों में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो आता है लीसाजूस कर्व, ठीक है। अगला कौन सा है, लीसाजूस कर्व, और एक आता है विस्पंद। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ एक तो और क्या था, विस्पंद यानी कि बीट। तीसरा कौन सा है, विस्पंद यानी कि बीट, ठीक है। और चौथा है आपके पास लीसाजू कर्व। लीसाजू कर्व को वक्र बोलते हैं ना, लीसाजू आकृतियाँ बोल देते हैं। चलिए लीसाजू आकृतियाँ, लीसाजूज, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसी है तो मैं देख लेता हूँ कंप्लीटली क्या है। लीसाजूज, लीसा, ठीक है। आकृति यानी कि फिगर, ठीक है। ये आपके जो है कोर्स में है चीज़ें। इसके साथ साथ एक पांचवा ये भी है अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे यानी कि स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये कुल मिला के 5 जो चीज़ें हैं, 5 तरह के जो आपके पास फिजिकल फिनोमिना है, यानी 5 तरह की भौतिक घटनाएं हैं जो अध्यारोपण की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, वेव के, यानी कि इसके अपने क्या बोल सकते हैं इसको, तरंग जो है उनके अध्यारोपण की वजह से होती है। अब तरंगें कैसी हैं, उनका अध्यारोपण कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है इनकी आवृत्ति में क्या रिलेशन है, उनके आयाम में क्या रिलेशन है ना। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है चीज़ें ना, हर चीज़ के लिए कुछ स्पेसिफाई किया गया है। जैसे मान लीजिए इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, उनका जो आयाम है वो क्या होना चाहिए, लगभग इक्वल, लेकिन आवृत्ति क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में आती हुई अध्यारोपित हो रही तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब है जो वेव जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, किसी माध्यम के, किसी जो माध्यम है उसके कोने से, यानी कि उसकी जो बहुत जो छोटा सा कोना है उससे टकराती है, टकरा के और क्या करती है, वो अपने जो उसका मार्ग है उससे विचलित हो जाती है ना, तो उससे क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगला क्या होगा, विस्पंद। विस्पंद के अंदर क्या है, आवृत्ति जो होती है वो लगभग बराबर की होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या लगभग बराबर की है। तो क्या होगा, एक जगह जाके वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो वहाँ क्या मिलता है आपको, बीट मिलती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ मिलेगी। बाकी सब में क्या मिलेगा, अध्यारोपण जो होगा तो उससे एक मॉडरेट जो है आवाज़ आपको मिलती है, ठीक है। लीसाजूज कर, लीसाजूज में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एम्पलीट्यूड लगभग इक्वल सा रहता है। और ये क्या करती है, अब 90 डिग्री पर आके क्या होता है, अध्यारोपित होती है। ये क्या होता है, 90 डिग्री पर आके अध्यारोपित होता है, ठीक है। इसमें क्या था, एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों,
इसमें भी क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों। इसमें क्या है, एंगल बीच में अध्यारोपण हो रहा है लेकिन 90 डिग्री का अध्यारोपण हो रहा है, ठीक है, ये लिखा जो हो गया। अप्रगामी में क्या हुआ, अप्रगामी में आयाम और आवर्त दोनों बराबर है लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। तो कुछ कुछ चेंजेस कर करके जब हम करते हैं तो क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करने से जो रिजल्टेंट जो मिलता है वो क्या मतलब डिफरेंटली मिलता, कंप्लीटली डिफरेंट मिलता है। इसलिए क्या हुआ, इनको अलग अलग तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसको ऑप्टिक्स में पढ़ लेंगे, चलो यही पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये दो तो डिफरेंट जो है पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का एक पोर्शन है, तो इसको पूरा का पूरा और पूरे के पूरे इसमें तो 2 चैप्टर हैं, इसमें पूरा एक चैप्टर है जो कम से कम 100 पेज का चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। हालांकि वो छोटा करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी हम ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसको वापस से पढ़ना है, तो उसमें बार बार हम एक ही चीज़ को बार बार क्यों पढ़ें, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर स्टेशनरी वेव लिखा जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे किसमें, स्टेशनरी वेव्स। चलिए तो टॉपिक डाल लीजिए, बीड्स यानी कि विस्पंद। बीड्स यानी कि विस्पंद। अब विस्पंद का मतलब क्या है, विस्पंद का मतलब है कि जब आपके पास 2 वेव्स होती हैं, है ना, और नॉर्मली वो कौन सी होती है, ध्वनि वेव होती है, ठीक है। कौन सी होती है, ध्वनि वेव होती है। वो ध्वनि वेव क्या करती है, एक दूसरे उनकी जो आवृत्ति है वो लगभग समान सी होती है ना, लगभग समान, एग्जैक्टली समान नहीं होती है, एक ही दिशा में आती है और एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, एक डायरेक्शन में आके स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरे पे क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि उनकी आवृत्ति बराबर नहीं है। तो मान लीजिए एक ये वेव है, ठीक है, इस तरह से चल रही है। अब ये दूसरी वेव है जिसकी आवृत्ति क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से देखिए आप, ये जो पॉइंट आया था इससे बीच में, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी पीछे रही, फिर और पीछे हुई, फिर और पीछे हुई, फिर और पीछे हुई, ऐसे पीछे होते 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 इस पॉइंट पे आते दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ में हो गई। तो इसका मतलब यहाँ जो इनिशियल पॉइंट था वो अगला पॉइंट क्या मिल गया मुझे यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों जब यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे एक साथ जब अध्यारोपित होती तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक ही डायरेक्शन में है तो इनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ क्या मुझे मिलेगा, यहाँ मुझे बीप की आवाज़, यानी कि मान ली ध्वनि तरंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे एकदम से जो है मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट था मैक्सिमा, तो ये क्या मिला मुझे, यहाँ मैक्सिमा। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट बीट यानी कि पहला विस्पंद। आगे बढ़ेंगे तो और ऐसे क्या होंगे, विस्पंद आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, तब हमें इस तरह की ये चीज़ें जो फाइंड आउट हमें करने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखें तो ये दो एक दूसरे के विपरीत कला में है ना, अपोजिट फेज। ये किसमें है, अपोजिट, ये तो ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया सेम फेज, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के सेम फेज में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो कितना मिलेगा, मिनिमम। इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ठीक है। तो जहाँ मैक्सिमम मिलता है उसे क्या बोलते हैं, विस्पंद यानी कि बीट बोल देते हैं, जहाँ पे इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं एक चीज़ और डिफाइन करूँगा, क्या करूँगा, विस्पंद आवृत्ति, क्या करूँगा, विस्पंद आवृत्ति, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप बीट फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 विस्पंद का आवर्त काल, ठीक है। विस्पंद का आवर्त काल, आवर्त काल का मतलब क्या, देखो
ये कितना है T/2, ये पूरा का पूरा एक विस्पंद यहाँ था, मतलब एक मैक्सिमम यहाँ और दूसरा मैक्सिमम यहाँ, तो दोनों मैक्सिमम के बीच में जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, इसमें अब ऐसा नहीं कि ये T लेना, ये नहीं, पहला विस्पंद और दूसरा, मतलब जहाँ एक सेम फेज में थे तो अगला सेम फेज कहाँ मिल रहा है, वो जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, विस्पंद का आवर्तकाल। क्योंकि अगला जो है क्या होगा, इतनी डिस्टेंस के बाद फिर से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, इतनी डिस्टेंस के बाद फिर से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड उनका लगभग सा सेम होगा। ठीक है, विस्पंद में क्या होगा, तो ये भी लिख लीजिए, क्या होगा, लगभग समान आवृत्ति है ना, लगभग समान आवृत्ति। ठीक है, और एक ही दिशा में संचित। अब ये क्या हो जाएगा, लगभग समान आवृत्ति का मतलब क्या, अबाउट नियर फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ क्या दूसरा क्या है, एक ही दिशा में संचित, यानी कि प्रोपोगेट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, प्रोपोगेट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, विस्पंद की आवृत्ति यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये टाइम मैंने बता दिया आपको, यानी कि दो विस्पंद के बीच का जो काल होता है उसे क्या बोलते हैं, विस्पंद काल या विस्पंद आवर्तकाल बोलते हैं ना, विस्पंद काल या विस्पंद आवर्तकाल दोनों एक ही चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपको देख लेते हैं कि विस्पंद आवर्तकाल फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ हमें करनी है। ठीक है, चलिए, कि मान लीजिए जो आप दो स्वरित्र ले रहे हैं, सपोज करिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो क्या है किस पे आएगा, वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए दो स्वरित्र लेते हैं हम लोग, है ना, स्वरित्र जो क्या करते हैं, ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, फ्रॉग, ट्यूनिंग फ्रॉग जिसको बोल के। तो ट्यूनिंग फ्रॉग जो होता है, देखा है, यू आकार का होता है, नीचे डंडा लगा होता है, प्रैक्टिस किया होगा, अनुनाद नली का, उसको फिर एक उस पर 12th क्लास में किया ना, 11th या 11th में किया होगा, तो उसको आप जिस पर मारते हैं फिर उसके ऊपर लगाते हैं अनुनाद नली के, तो वो एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, पानी से भरा होता है ना उसमें बॉक्स, तो एक ऐसा पॉइंट आता है अनुनाद नली के अंदर जहाँ पे आपको जो मैक्सिमम आपको आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ अनुनाद बोलते हैं उसको, रेजोनेंस बोलते हैं ना, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर करते हैं। ठीक है, वो दो लेते हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या नियर अबाउट इक्वल सी है ना, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगभग जो बराबर की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जब आप उन दोनों को साथ में बजाते हैं तो क्या होता है, इस तरह के आपको उसमें अध्यारोपण होगा उसका, तो अध्यारोपण होगा तो मान लीजिए कि एक जो उसका मतलब कि कंपन में जो लगा समय होगा, है ना, मान लीजिए उसकी अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले की फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी N2 है ना, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, N1 है, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, N2 है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इन दोनों में कि N1 इसमें कितने कंपन हो रहे हैं, x कंपन हो रहे हैं, इसमें कितने हो रहे हैं, उसी समय में x+1 कंपन हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने कंपन हो रहे हैं कि x कंपन हो रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, x जो है आपके पास x कंपन हो रहे हैं, जब दोनों इक्वल से आती है ना, इस वाले केस में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हुआ, एक में तो x कंपन हुए और एक में कितने हो गए, x+1 कंपन हो गए। ठीक है, अब टाइम निकालते हैं, इसके लिए जो है टाइम कितना होगा, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/N1, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, N1। सिमिलरली इधर कितना होगा टाइम, ये मान लीजिए T1 है, T2, तो कितना हो जाएगा, x+1/N2। अब क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ डायग्राम को दिमाग में रखना, यहाँ से यहाँ तक जब ये दोनों मिलते हैं, सेम फेज में रहते हैं, एक बीट मिलता है, तब तक उस बीट के अंदर ये जो है x कंपन कर लेता है पहला वाला, दूसरा वाला क्या करता है x+1, क्योंकि दोनों में कंपन हम क्या माना नियर अबाउट सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो एक आगे ज़्यादा कर लिया उसने। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि उस केस के अंदर ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड ये मिला, इसका टाइम पीरियड। अब तो मुझे बताओ क्या ये टाइम पीरियड दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होने चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोनों सेम ही टाइम ले रही है ना, टाइम तो सेम ही ले रही है, कंपन अलग अलग हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि अलग अलग है, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब x/N1 इज इक्वल टू क्या होगा, x+1/N2 होगा। ठीक है, अब अगर आपको एक का मालूम है तो दूसरे का आप आराम से मालूम कर सकते हैं, कितने कंपन किए वो मालूम करना, तो x कितना आ जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को इस तरफ लाएंगे, तो कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आपकी बनेगी N2/N1 - N2, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सोल्व करके देखेंगे तो अब x मालूम कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, t मालूम कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जैसे ये वैल्यू यहाँ रखेंगे आपके पास क्या जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो टाइम पीरियड आएगा 1/, ठीक है, टाइम पीरियड कितना आएगा 1/, और ये आ जाएगा आपके पास N1 - N2, 1/N1 - N2 टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करोगे तो ये इस तरह से आपकी मिल जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हमने यहाँ फाइंड आउट करने चाह रहे थे। ठीक है, अभी मैंने लिखा था ना, ये विस्पंद की आवृत्ति जो है उसे कैपिटल N अगर लिखते हैं तो कैपिटल N क्या हो जाएगा 1/T, और ये आपको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा विस्पंद है।
कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें आने की संभावना है नहीं, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले दिमाग में रखना, विस्पंद का मतलब दिमाग में रखना कि विस्पंद क्या होता, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कर ही लिया, इसमें ये देख लिया हमने, सोनोमीटर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चल, अगला जो टॉपिक है हमारा वो हो सकता है अप्रगामी तरंगों का, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था विस्पंद वाला, कोई ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मैंने देखा नहीं आते हुए, फिर भी क्या पता पूछ ले, तो इसलिए हमने कर लिया है। मेनली जो है आपके पास इस वेव के अध्यारोपण वाले में से लिसाजू कर्व वगैरह उनके क्वेश्चन देख सकते हैं, और उसके बाद में जो है आप अध्यारोपण में अगर जाते हैं तो ये ऑर्गन पाइप वाले जो क्वेश्चन थे ना, उसको हमें एक बार देखना है। एमएलटी का प्रयोग, ऑर्गन पाइप के, वो सब चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट जरूर हमारे पास रहने वाली है। तो अब देखते हैं अप्रगामी तरंगे। देखो, अप्रगामी तरंगों का डायग्राम में ज़्यादा नहीं बना रहा है ना, अप्रगामी तरंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जाना ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा सॉरी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स मतलब क्या है? देखो, स्टेशनरी का मतलब क्या है? जो स्टेबल है, कहीं जा नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर स्टेशनरी वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। बाकी सारी वेग में क्या होता है? ऊर्जा का संचरण होता है, यानी कि एनर्जी प्रोपोगेशन नहीं होता है। ऊर्जा संचरण का मतलब क्या है? एनर्जी प्रोपोगेशन, ठीक है। जब एनर्जी प्रोपोगेशन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्टेशनरी वेव। बस ये दिमाग में रखना। और होता क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तरंग तो आ रही है इधर से, ठीक है, और दूसरी तरंग इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। दोनों तरंगे जो है इस तरह से आगे पीछे आ रही है, ठीक है। जब दोनों तरंगे इस तरह से आ रही है और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो क्या होगा? कहीं पे आपको उसकी मैक्सिमम मिलेगी। अब वो डिपेंड करेगी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। हर चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? वो कर रही है पाई, यानी कि फेज डिफरेंस पे, ठीक है। फेज डिफरेंस का मतलब है कलांतर, है ना। इसका फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? कलांतर। तो ये जो कलांतर है सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। कलांतर का मतलब क्या होता है? पता है कि कलांतर पता होना भी चाहिए इस पे आने के लिए। इस पे आने, जैसे मान लीजिए ये है, अब मान लीजिए अगली जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर वेव यहाँ से स्टार्ट होगी तो दोनों सेम आती, तो इसका मतलब क्या है? इसमें कितना कलांतर है? 90 का, क्योंकि ये कितना होता है? 0, फिर ये कितना है? सॉरी 90, 180, एंगल की बात करें 360, तो इसका मतलब कितना है डिफरेंस इसके अंदर? 90 का नहीं है, 180 का डिफरेंस है, ठीक है। यही मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही होती वेव इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है? जब इसका मिनिमम आ रहा है तो इसका क्या आ रहा है? इसका मिनिमम आ रहा है तो इसका क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें कितना कलांतर है? आप देखिए यहाँ से, ये 0, ये 90, तो कितने का हुआ? 90 का कलांतर हुआ, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ? 90 का कलांतर। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है एंगल का, उससे हम क्या बोलते हैं? कलांतर, ठीक है। चलिए आगे। तो सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? कलांतर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम में नहीं बना रहा बोर्ड पे, क्योंकि उस पर डायग्राम बनाने में 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम को सिर्फ इतना से समझना है इसके लिए कि अगर मान लीजिए दोनों में P = 0, यानी कि दोनों में कोई कलांतर नहीं है, दोनों जो वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसमें कोई कलांतर नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जहाँ पर दोनों सेम फेज में होंगी वहाँ क्या बनेगा? उसमें प्रस्पंद यानी कि एंटी नोड बनेगा। जहाँ पे दोनों अपोजिट पॉइंट पे होती है वो क्या मिलेगा? उसमें नोड, यानी कि जो है आपको नोड पॉइंट, यानी कि उसको नोड को नोड ही बोलते हैं, वो नोड मिलेगा। यानी कि प्रस्पंद और निस्पंद, हाँ नोड को बोलते हैं निस्पंद, तो प्रस्पंद और निस्पंद बनेंगे। और दो प्रस्पंदों और दो निस्पंदों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग एक चीज़ इसमें कि दो प्रस्पंदों या निस्पंदों के बीच का समय कितना होता है? दो प्रस्पंदों या दो निस्पंदों के जो बीच का समय होता है वो होता है T/2। कितना होता है? T/2, ठीक है। और एक प्रस्पंद व एक
निस्पंद के बीच का जो समय होता है वो होता है टी बाई। बस ये दो चीज़ दिमाग में रखिए, है ना। ये प्रस्पंद निस्पंद आप देखना चाहते हैं तो आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा डायग्राम है इसका। पहले टी इक्वल टू 0 पे एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, दोनों वेव एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। अध्यारोपित होने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी दोनों के बराबर होनी चाहिए ना। अध्यारोपित हो रही है, अध्यारोपित होने के बाद क्या होगा, जहाँ पे दोनों अपोजिट फेज में है उसको बोलेंगे निस्पंद, और जहाँ पे दोनों सेम फेज में है उसे क्या बोलेंगे, प्रस्पंद बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अब उन्होंने T/4 के ऊपर दोनों का अध्यारोपण कराया, फिर T/2 पे अध्यारोपण कराया, फिर 3T/4 पे अध्यारोपण, 3T/4 पे अध्यारोपण कराया, और फिर T पे अध्यारोपण कराया। इस तरह से अध्यारोपण करा के अलग अलग तरह की वेव्स बना रहे हैं। उस वेव्स के अंदर उसका फाइनल जो है फाइंड आउट कैसे करते हैं वो चीज़ उसमें दे रखी है। तो वो आप बुक से देख सकते हैं, आपके पास 11th वाली बुक में मिल जाएगा, और BSc की वेव ऑसिलेशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है जो अध्यारोपण है। अध्यारोपण के अंदर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, तो अध्यारोपण के मतलब अप्रगामी तरंगों में कि उसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि निम्न में से किन में ऊर्जा का जो है संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले में व्यतिकरण, दूसरे में विवर्तन, दूसरे में अप्रगामी तरंगे, और तीसरे में दे देंगे प्रगामी तरंगे। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में लगा के थोड़ा सा सोल्यूशन करना है कि सिर्फ अप्रगामी तरंगे ऐसी होती है जिसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। तो वो ऑप्शन एक आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अप्रगामी तरंग के लिए क्या होना चाहिए, बंद माध्यम होना चाहिए। ये भी लिख लेना ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्रगामी तरंग कब होगी, जब माध्यम क्या हो, बंद माध्यम हो। बंद माध्यम, बंद माध्यम मतलब दोनों तरफ से अगर बंद है तो क्या होगा, वो अप्रगामी तरंगे होंगी। ठीक है, यानी कि क्लोज मीडियम अगर होता है तो अप्रगामी तरंगे आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया यहाँ से कंसेप्ट एक। देन उसके बाद में, अच्छा अप्रगामी तरंगों का कोई एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके, हाँ तनी हुई डोरी में दे रखा है एग्जाम्पल, वो वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला है तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगे। ठीक है, तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगे, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेट स्ट्रिंग। ठीक है, अप्रगामी तरंगे, तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगे यानी कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आप क्या करते हैं, एक स्टेशनरी जो आपके जो एक ये इस तरह से डोरी है ना, इसको आप ऐसे खींच के एक गिरनी लगा के यहाँ पे, और इस तरह से इसको mg भार लटका देते हैं। ठीक है, जैसे mg भार लटकाते हैं इसमें क्या होगा, तनाव बल होगा, खींचेगी। अब इसको आप ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मिनिमम जो वैल्यू आपको मिल सकती है वो कैसे मिल सकती है कि इस तरह से मोशन कर सकती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम विधा जो होती है उसकी वो कौन सी हो सकती है, ये वाली फर्स्ट मोड जो है वो ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे मोशन कर सकती है। अब देखो दोनों तरफ से बंद कैसे, इधर से बंद है, इधर से बंद है ना, तो इसका मतलब दोनों तरफ से बंद है, पकड़े हुए हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ये वेव जो है इससे आगे नहीं बढ़ सकती, यहाँ ये वेव नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वेव कहाँ है, इसके बीच में ही है। तो इसके बीच में आपने पकड़ के छोड़ा, तो मिनिमम जो इसके अंदर मिल सकती है वो कौन सी मिल सकती है, ये वाली मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड यानी कि प्रस्पंद, और ये क्या होता है इसका नोड। ये दोनों क्या होंगे, नोड, यानी कि आप लिख लेना, ये तो है निस्पंद, ये है प्रस्पंद। ठीक है, ये क्या है, निस्पंद, और ये क्या है, प्रस्पंद। ठीक है, ये आप लिख लेना। इंग्लिश में लिखोगे तो नोड और एंटी नोड है, वो इस तरह से आपके नोड और एंटी नोड बन सकते हैं। ठीक है, टोटल मिला के जो है, अच्छा इसको N1 N2 कह देते हैं, दो अलग अलग है इसलिए। टोटल मिला के जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है डोरी की, मान लीजिए L है। ठीक है, जब ये लेंथ L है, ठीक है, और मिनिमम क्या बन सकता है, ये वाला कंडीशन बन सकती है। तो जब मिनिमम ये वाली कंडीशन बन सकती है तो आपको क्या पता है कि ये जो अगर वेव देखें तो इस वेव के अंदर मुझे लेमदा फाइंड आउट करना है सपोज करिए। तो ये वेव कैसी बनती है, इस तरह से। अगर मान लो पूरी वेव बनती तो क्या बनती, इस तरह से बनती। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से की डिस्टेंस कितनी होती है वेव के लिए, लेमदा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ/2। तो इसका मतलब क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग, कि इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि λ/2 यानी कि λ1 कर देता हूँ इसको, फर्स्ट मोड है ना, फर्स्ट मोड के लिए, फर्स्ट मोड। ठीक है, ये मिनिमम मोड जो है उसे हम फर्स्ट मोड कहते हैं। और भी केस बनेंगे, ये पहला केस है। इसके लिए मान लीजिए इस तरह का केस है, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए फर्स्ट मोड के लिए आपके पास प्रथम विधा बोल सकते हैं ना, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम विधा। इसमें क्या हुआ
इसके अंदर ये हुआ कि आपके पास लेमदा 1/2 इज इक्वल टू किसके है, एल के, है कि नहीं है? लेमदा 1/2 इज इक्वल टू किसके, एल के, ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, डोरी की एल लेंथ है, तो इसका मतलब लेमदा 1 इक्वल टू कितना हुआ, 2 है। यानी कि ये जो वेव अगर इस तरह से मोशन करती है ना, इस तरह से अगर मान लीजिए वेव मोशन करती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लेमदा 1 यानी कि इसकी जो लेमदा होगी तरंग दैर्ध्य होगी, वो तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ये वाली इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, ठीक है। अब आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आवृत्ति की बात करें तो वो कितनी होगी, n1। आवृत्ति और इसमें क्या रिलेशन होता है बताइए? अगर मान लीजिए वेग कितना है डोरी का, v है, ठीक है, v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है किसकी, डोरी की। डोरी मतलब डोरी में जो ये पार्टिकल कंपन कर रहे हैं ना, इनकी वेलोसिटी जो हमने निकाली थी कितनी, √T/m, है ना। तो अगर वो है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वेग को किससे डिवाइड करते हैं, लेमदा से, किससे डिवाइड करते हैं, लेमदा से। तो क्या मिल जाएगा अपने पास 2Lv, और v कितना होता है, v होता है रूट में T/m, जो हमने पढ़ा था। T क्या है, पृष्ठ तनाव, सॉरी सरफेस टेंशन फोर्स, तो T/m, ये आपके पास फाइनल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनेगी प्रथम विधा यानी कि फर्स्ट मोड के लिए, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख देंगे यहाँ पर, v/, है ना, v/2L, तो ये v/2 लेमदा हो गया हमारे पास 12, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, v/2L है जो ये हमारे पास फर्स्ट मोड जो है इसका बन गया यहाँ से, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, n1 आ गया। अब मान लीजिए ये डोरी अगला मोड क्या हो सकता है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आपने लिख लिया होगा, लिख लेना नहीं तो पॉज करके, क्योंकि अपने को कोर्स कंप्लीट करना फटाफट, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। अब आते हैं सेकंड मोड पे, है ना, कि सेकंड मोड क्या हो सकता है इसका, द्वितीय विधा जो है वो, द्वितीय विधा, सॉरी ऊपर तो सेकंड आएगा ना, सेकंड नीचे द्वितीय। अब ये विधा या इसका मतलब क्या है, विधा या मोड का मतलब क्या, तरीका। अगला तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है अगला तरीका, ठीक है। क्या हो सकता है कि आपके पास ये जो वेव है ये इस तरह से मोशन करने लग जाए, ठीक है। अगर इस तरह से मोशन हो रहा है, लंबाई तो वही की वही एल है, तो इस तरह से मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है टोटल मिला के यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, λ2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि λ2 इज इक्वल टू किसके आएगा, एल के इक्वल आएगा, ठीक है। λ2 किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा। तो अगली बार में क्या होगा कि जब आप n2 निकालेंगे तो वो क्या होगा, v/λ2 दैट इज v/L, तो कुल मिला के क्या बनेगा 1/L, ठीक है। ये कितना होगा T/m, 1/L और T/m। ये m क्या है, T तो टेंशन जो इसकी वजह से लग रहा है, टेंशन फोर्स, और m क्या है, मास ऑफ लेंथ, है ना, मास ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट लेंथ, है ना, मास ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई में डोरी का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि थोड़ा सिमिलरिटी लाने के लिए क्या कर देता हूँ मैं, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ ना, 2L रूट में T/m, ठीक है। 2L इसलिए क्योंकि पहले वाले में क्या रहा था, तो अगर मान लीजिए n1 और n2 को कंपेयर करें तो n1 कितना था, वो था 1/2L T/m, तो n2 क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ n1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई इस वाले केस में, ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है, थर्ड केस, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं ना। द्वितीय इसको सनादि भी बोलते हैं ना, मोड या सनादि जो भी है वो बोल सकते हैं। अब आते हैं तृतीय पे, तृतीय पे क्या होगा, तीसरी बार में क्या होगा, तो तीसरी बार में देखिए कैसा इक्वेशन, बस आप इसको बढ़ाते रहिए, ये आपको सॉल्यूशन करना, ये जो है ना इसको बनाने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो आप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगले वाले केस में क्या हो जाएगा, अगले वाले केस के अंदर जो है ये इस तरह से 1 2 3 भागों में काट दो या गेंडी बनाओ और ये mg लटका दो, तो ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इसका उल्टा ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो सकता है अगला मोड। जब ये मोड आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसे थर्ड में क्या होगा, तृतीय सनादि या विधा, ठीक है। थर्ड मोड में क्या हो जाएगा, तो आप देखिए λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, तो कितना हुआ 3 λ/2, ठीक है। तो 3 λ/3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चेंज कर रहे हैं बार बार, 3 λ/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L के बराबर, ठीक है। आ गया, तो λ3 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास
12/3। ठीक है, आगे सोल्व करिए। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो फ्रीक्वेंसी देखिए, तो ये आ जाएगा v/λ3। ठीक है, तो λ3 कितना है, ये रखेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 3/12, और v कितना है T/m। अब n2 n3 n3 से अगर रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा, भैया वो देखें ना, n1 n2 और n3। ठीक है, अच्छा बराबर नहीं, अनुपात में देखें, है ना, तो किसके बराबर होगा, ये जो भी आ रहा था, है ना, अगर एक बार देखें, अच्छा इसको ऐसे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि n2 जो था वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ n1, n3 क्या है 3 टाइम्स ऑफ n1, तो n4 क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ, n5 क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ। इस तरह से पूरा मिला के इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा np जो होगा वो क्या होगा p/12 रूट में T/m। बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी बनेगी इसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, कुछ इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको डोरी का क्या दे रखा है, अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, जैसे वहाँ रिप्लेस किया था, टी को किससे किया था, एम से रिप्लेस किया था, इसको किससे किया था। अगर आपको डोरी की रेडियस दे रखी है और इसका डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, तो डोरी की डेंसिटी डी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि डोरी का घनत्व और डोरी की त्रिज्या अगर दे रखी है तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, उस जनरल फॉर्मूले को क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ, तो आप देखिए कि NP = p/12, ठीक है, रूट में टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल mg, ठीक है, या टी को टी रहने देते हैं, तनाव आपको वैसे दिया होगा तो ये लिख देते हैं, मेनली ये नहीं दिया होगा, है ना, तो ये लिख देते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² × d, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में चाहिए, है ना, तो पर यूनिट लेंथ के अंदर चाहिए तो कितना हो जाएगा π²r d। ये मैंने आपको कुछ दिन बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वहाँ से इसको रिप्लेस करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, NP = p/, अच्छा ये r को बाहर ले सकते हैं तो RL, ये क्या हो जाएगा T/πd। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम जो है मेल्टी का प्रयोग वगैरह वो जो ना नियम वगैरह वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं आप, यहाँ ये देखते हैं आप कि जो डोरी जो है ना, जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जो कंपन हो रहे हैं, है ना, जो आपके स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रहे हैं, उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट केस जो है वो NP है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/n लेंथ के, ठीक है। सेकंड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। थर्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन के। अगला क्या है, फोर्थ। ये सारे नियम है यहाँ से, ठीक है। ये जो है इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√रूट d यानी कि डेंसिटी के, ठीक है। यही है सारी चीज़ें। ये जो है फ्रीक्वेंसी है डोरी की, वो इस तरह से कुछ ये नियम बनते हैं, ये नियम हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं किसमें, इस वाले केस में, है ना। मेल्टी का जो है ना एक नियम, मेल्टी नाम के वैज्ञानिक उन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम पे हम लोग आते हैं। फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर मेल्टी का नियम लिख के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ये फटाफट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे अपने को टाइम वेस्ट करना चाहिए, है ना। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, टाइम खाने वाली चीज़ें हैं, तो इनको फटाफट सोल्व कर लीजिए। बस छोटा सा कंसेप्ट आपको निकालना आना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है। अब अगला जो है वो है हमारे पास मेल्टी लॉ, है ना, इसी पे डिपेंड है मेल्टी लॉ। और मेल्टी लॉ क्या कहता है, मेल्टी लॉ कहता है जो लूप बन रहे हैं, है ना, वो क्या थे, पी अपने जो पी लिखा ना, तो पी का मतलब क्या था इसमें, ये जो हम लिख रहे हैं n = p/12 रूट में T/m। तो ये p क्या है, नंबर ऑफ लूप, पहले लूप है, ठीक है, दूसरा लूप है, तीसरा लूप है, कितने लूप बन रहे हैं ना उस लूप के अकॉर्डिंग। तो ये जो लूप है, अगर मान लीजिए इसकी बात मैं करूँ, इस तरफ इसको ले जाता हूँ, है ना, तो क्या हुआ, NP2L रूट में m = क्या आ रहा है, p√T,
अगर लेंथ हम इक्वल कर दें, लेंथ फिक्स है हमारी डोरी की जो हमने ले ली है, ठीक है, तो ये जो लूप और ये होगा फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक बार छोड़ के आपने अगर मान लीजिए जितने भी लूप बन रहे हैं उसके अंदर, तो ये फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। डोरी का जो प्रति यूनिट जो मास है वो भी क्या फिक्स है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी नियत लंबाई की हम कोई डोरी लेते हैं, उसकी लंबाई क्या कंपन करते हैं, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नियत लंबाई की अगर मान लीजिए कोई डोरी लेते हैं, ठीक है, तो डोरी में जो कंपन कर रहे हैं, तो कंपन करने पे जो लूप की लूप है ना, ये पास है ना, पासों की संख्या और रूट टी यानी कि जो टेंशन हो रहा है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो क्या होगा, एक नियत क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आपने लेंथ नियत कर दी, मास डोरी का नियत है, फ्रीक्वेंसी एक बार छोड़ के आप लगा ली तो कितने लूप हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी नियत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नियत है। तो P इंटू रूट टी है वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये इन्होंने कहा है कि ये क्या रहेगा, नियत यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। P इंटू रूट टी जो है ये एक फिर जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसे क्या कहते हैं, मेल्टी का लॉ कहते हैं, ठीक है, मेल्टी लॉ या मेल्टी का नियम है वो कहते हैं, ठीक है। सोनोमीटर जब हम यूज़ करते हैं तो इसी नियम को यूज़ करके उसके आगे चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, है ना। बहुत ज़्यादा हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारा कर लिया है। अगली बार हम जाएंगे तो लिसाजू वक्र पढ़ेंगे, उसके साथ ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और इस चैप्टर के खत्म होने के साथ साथ आप मान लीजिए कि करीब करीब आपका आगे क्या है, ध्वनिकी है, लिसाजू वक्र होगा, लिसाजू वक्र के बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ध्वनिकी है, ध्वनिकी में से मैं आपको कुछ ना एक तो सेबिन का फॉर्मूला है वो लिखाना है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर उसका फॉर्मूला डायरेक्ट एक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ इसमें पढ़ता नहीं है सेबिन के फॉर्मूले के अलावा, ठीक है। उसके बाद में जो ये आपके आगे वाला चैप्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पोलराइजेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट जो है हमारा कवर हो चुका है, इसको मैं वापस यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप मान लीजिए एक अगर मान लीजिए घंटे या सवा घंटे का मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसके अंदर आपके ये वेव ऑसिलेशन खत्म कर दूंगा, और देन उसके बाद हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। और ऑप्टिक्स के बाद में जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद में सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और उसमें ही खत्म, ठीक है। नाम लेने के लिए बहुत सारे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-5 वीडियो जो है दोनों में बनेंगे, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर जरूर 10-12 वीडियो जरूर बनेंगे। तो कुल मिला के अगले महीने में जो है आपका या जुलाई एंड तक या अगस्त स्टार्टिंग तक आपका मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।